नमस्कार दोस्त। हम लोग पिछला जो वीडियो चल रहा था, जो पीछे हमने वीडियो दिया था, उसमें संविधान के स्रोत एवं विकास देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कुछ विदेशी स्रोत को देखा था कि किस देश से क्या चीज़ अपने संविधान में लिया गया है। हमें अपना देश का स्रोत देखना बाकी था कि देश के संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है। देखिए, ये जो टॉपिक है संविधान के स्रोत एवं विकास, ये कॉमन है, इस बात को समझिए। ये पॉलिटी में भी पढ़ना है और यही सेम चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा डेप्थ तक ही पढ़ लेते हैं, जो पॉलिटी में भी काम आ जाए और मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आ जाए। क्योंकि देखिए, जब भी आप पेपर में बैठते हैं, मान लेते हैं बीपीएससी का, एसआई का, किसी भी चीज़ का, रीट का, पटवारी का, ड्राइवर, खलासी, चपरासी, जिसका भी एग्जाम में बैठना है, कभी वो कहकर नहीं पूछता है कि ये पॉलिटी का है या फिर हिस्ट्री का है। तो पूछना तो दोनों में है और ये दोनों में कॉमन है, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी। इस चलते इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आने की संभावना होता है और थोड़ा सा डेप्थ तक भी जाता है लेकर। बहुत ज़्यादा डेप्थ तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा जाता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में पढ़ने का है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट का जो कोर्स है, दोनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, हम दोनों को एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी वीडियो को जब मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी इसको डाल दिया करेंगे। अगर कोई आदमी पॉलिटी नहीं देखते हैं, केवल मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, तो भी उन्हें मिल जाएगा, और कोई पॉलिटी देखते हैं केवल, तो उन्हें भी ये मिल जाएगा। और अगर आप दोनों सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी एक बार देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल रिवीजन के तौर पे होगा। देखिए, पॉलिटी में काफ़ी कम पॉइंट ऐसे पढ़ाना होता है, ठीक है ना, लेकिन हम पूरा एक ही साथ पढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, दोनों बार जब पढ़ाना है तो 2 बार करके इसको क्या पढ़ाएं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, खुद ही मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। जब आप पढ़ाने लगिएगा तो कोई नया चीज़ जो आपके सामने हो बताने में अच्छा लगता है कि हाँ, इसको एक बार बता रहे हैं, दोबारा उसी चीज़ को पूछते हैं तो फिर बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम एक ही बार पूरा कवर करके चल रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटी का भी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, जो ये संविधान के स्रोत हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि वहाँ तक संवैधानिक विकास और स्रोत को पढ़ें, ठीक है, वो जब पहुँचेंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस लेवल का पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कवर हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं देश का स्रोत। देखिए, देश में क्या हुआ था कि जब कंपनी यहाँ आई, तो मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान पढ़ेंगे, ये कुछ लड़ाइयाँ लड़े, ठीक है। ये कंपनी में मतलब व्यापार के अलावा यहाँ का शासन प्रशासन भी देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यहाँ का शासन इनके हाथों में हो जाती तो इनको पैसे देकर नहीं सामान खरीदने पड़ते, इन्हीं का लगान लेते और उसी से फिर सामान खरीदते, या लगान वाला ही संपत्ति जो रहती उसी का यूज करते। तो ये प्रशासनिक में हाथ डाल रहे थे, ठीक है ना। इसी चक्कर में इनका जो इलाहाबाद का युद्ध हुआ, जो इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर युद्ध के बाद, तो 1764 में जब बक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद में अंग्रेजी की यहाँ संप्रभुता स्थापित हो गई। मतलब उसके अलावा कोई और था ही नहीं, वो संप्रभु था एकदम। संप्रभु उसको कहते हैं कि आपके निर्णय पर कोई भी आवाज़ ना उठाए। तो इंग्लैंड के निर्णय पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और देखिए, हम लोग बोल देते थे उस टाइम पे इंग्लैंड, लेकिन उस टाइम पे जितना जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट थी, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग थे जो कंपनी के साथ यहाँ व्यापार करने आए थे। कंपनी में तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे भारत में ही रिलायंस, भेल, गेल, कई सारी कंपनियां हैं, तो ऐसे ही एक वो कंपनी थी। तो उसके अधिकारी उससे ज़्यादा क्रूर थे, जो इस बात को चाह रहे थे कि हमें यहाँ सत्ता चाहिए, ठीक है। तो इसी में जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी बातें बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनिए कि 1765 में इलाहाबाद की संधि में भारत में द्वैध शासन लगा दिया गया। द्वैध शासन का सीधा मतलब होता है 2 हाथों में सत्ता, एक हाथ में पैसा और एक हाथ में प्रशासन। तो द्वैध शासन लगा दिया गया और पैसा वाला जो मुद्दा था उस पर ब्रिटेन ने कहा, मतलब कंपनी ने कहा कि इसकी देखरेख हम करेंगे। मतलब लगान वसूलना हो, किसी से कुछ खरीदना हो, तो इसकी देखरेख कौन करता था? ब्रिटेन। 1765 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और जो प्रशासन वाली बात है, जो सेना उना वाली बात है, ये सारी बातें आप देख लीजिए। आप ही बताइए, पैसे के बिना सेना कहाँ है कि नहीं? पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो 1765 में जब इस चीज़ को लगाया गया और लगे हाथों 5 साल बाद ही उस टाइम जो भारत का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, बंगाल, अपना बिहार भी वहीं था, तो बंगाल में 1770 ईस्वी में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा। कहा जाता है इतना ज़बरदस्त अकाल था कि उसमें लगभग 3 लाख लोग भूखे मर गए थे। ये बातें पूरी दुनिया में फैली, ब्रिटेन तक भी फैला। तो ब्रिटेन के जो संसद थी, वहाँ की जो सरकार थी, उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत बात है और इस बात से हमारी पूरी दुनिया में मानहानि भी होगी, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग उसकी संप्रभुता थी ब्रिटेन की, 75% देशों पे उसका अधिकार था। तब ब्रिटेनी सरकार ने कंपनी के हाथ से पावर को लेने की कोशिश की और उसने सोचा कि कंपनी पे भी अपना नियंत्रण रखा जाए, ठीक है ना, वो मनमानी वहाँ कर रहा है तो थोड़ा अपना नियंत्रण रखा जाए।
इसी सब उपलक्ष्य में 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग थे तो वॉरेन हेस्टिंग को वहाँ भेजा गया। देखिए 1757 में लॉर्ड क्लाइव युद्ध जीतता है, ये बातें एक अलग वीडियो में करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ करेंगे। तो लॉर्ड क्लाइव उस टाइम गवर्नर था, तो इसी में 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को वहाँ भेजा गया गवर्नर बना के कि आप जाइए और द्वैध शासन को ख़त्म कीजिएगा। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आकर द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। इसी बीच अगले साल ही 1773 में पहला एक्ट आता है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में कॉमन है, और यही संविधान का विकास है। ठीक है, यहीं से डेवलप होना शुरू हुआ अपना संविधान। तो 1773 में इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो थी, इंग्लैंड का जो संसद था, वो कंपनी पे नियंत्रण करना चाहती थी। मतलब नियंत्रण के मकसद से एक एक्ट लाई। अच्छा, किसी चीज़ को अपने में नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसे आप फैन को नियंत्रण करते हैं तो किससे करते हैं, एक गोल घुमाने वाला रहता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसके सहारे आप किसी दूसरे वस्तु पे नियंत्रण या दूसरे आदमी पे नियंत्रण स्थापित करते हैं, रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है ना। तो वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब ये एक तरह का रेगुलेटर था जो लाया गया 1773 में। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसलिए की गई कि अगर कंपनी किसी आदमी को ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ज़्यादा संपत्ति आपसे छीन ले रहा है, आप भूखे मर जा रहे हैं, तो इस बात की अपील कहाँ कर सकते हैं, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रस्ताव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पारित हुआ, लेकिन तुरंत तो कोई काम हो नहीं जाता है, जैसे पंचायती राज को भी हमने देखा था संविधान संशोधन में। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगले वर्ष 1974 में हुई। ठीक है, कलकत्ता में। अच्छा, ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो अभी दिल्ली में है, ये अलग सुप्रीम कोर्ट है। ये एक स्थानीय कोर्ट था महज। ठीक है ना। उस वक्त इंडिया में कोई न्यायालय नहीं थे, तो ऐसे में कोई कोर्ट नहीं था, तो ऐसे में इसको सुप्रीम कोर्ट नाम रख दिया गया, एक ही कोर्ट था। ठीक है, तो ये अलग सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, इस नाम को ध्यान रखेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अलीनगर की संधि पढ़ेंगे। तो कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर था, जैसे पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, ऐसे ही कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर था। ठीक है, वो बाकी बातें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कलकत्ता का अलीनगर याद रखेंगे आप। ठीक है। इस कोर्ट में 4 न्यायाधीश बनाए गए, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सहायक न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे था। आप एलिजा या एम्पे कुछ भी एक याद रख सकते हैं, काम हो जाएगा। मतलब ये एक ही नाम है, एलिजा एम्पे। ठीक है, तो इसका कोई टाइटल याद रख लीजिए, मेन नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। सहायक न्यायाधीश का नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप 2-3 बार हिस्ट्री को बार रिवीजन में ले रहे हैं, तो एक बार देखते चलेंगे ताकि ध्यान में आ जाए। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है, चेस्टर, लिंस्टर और हेडे। चेस्टर, लिंस्टर और हेडे। ठीक है, 2-4 बार बोलेंगे, दिमाग में आ जाएगा। चेस्टर, लिंस्टर और हेडे। और एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे बहुत जरूरी है नाम याद रखना। अब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। जो लॉर्ड क्लाइव थे, जो 1757 में युद्ध जीतते हैं वहाँ, ठीक है ना, बंगाल में, उसके बाद में वो गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गवर्नर का पद जो चलते आ रहा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कहा गया कि गवर्नर का पद को हटा दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नर का काम क्या है, अब कंपनी पे भी थोड़ा नियंत्रण रखना। तो गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। अच्छा, पहले बंगाल के गवर्नर कहलाते थे, तो अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, 1772 में किसको बनाकर भेजा गया था, वॉरेन हेस्टिंग को। तो पहला गवर्नर जनरल भी कौन बनेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बने। और इनकी मदद करने के लिए, अगर कहीं जैसे भारत में प्रधानमंत्री है तो एक मंत्रिमंडल होता है उनका मदद करने के लिए, तो वैसे ही इनका मदद करने के लिए एक 4 सदस्यीय, मतलब 4 मेंबर थे कि कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। सीधा सीधे बोलिए तो 4 लोगों का एक ग्रुप था जो दिया गया गवर्नर जनरल को कि ये आपका मदद करेगा। अब देखिए, किसी टॉपिक पे अगर पास करना है बात को कि ये बात होगी या नहीं होगी, तो अगर 2-2 की वोट होती है, 2 एक तरफ वोट करता है, 2 एक तरफ वोट करता है, तो वॉरेन हेस्टिंग मतलब गवर्नर जनरल जिधर वोट कर देगा वो 5वां मेंबर होगा। वो कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये बात पारित हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 सदस्य थे, जिसमें 4 कार्यकारी सदस्य थे और एक जनरल गवर्नर थे। ठीक है, अब कंपनी के साथ क्या किया गया, तो कंपनी क्यों धन लेती थी इंडिया से, क्यों ज़्यादा लगान वसूलना चाहती थी, क्यों प्रशासनिक को अपने हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि उनको धन की कमी ना हो। तब इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कही कि एक काम करते हैं, जैसे आज शेयर मार्केट होता है कि कंपनी में आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरह से समझिए तो ब्रिटिश कंपनी को शेयर मार्केट में ला दिया गया। मतलब साफ तौर पे कहा गया कि अगर कोई भी उसमें निवेश करना चाहता है तो वो निवेश कर सकता है। उसको प्रोप्राइटर्स कहा गया, प्रॉपर्टी रखने वाला, प्रोप्राइटर्स। तो कंपनी में एक प्रोप्राइटर्स की स्थापना हुई और एक डायरेक्टर की स्थापना। डायरेक्टर का मतलब था निदेशक या निर्देशक, जो निर्देश करता है कि कैसे कैसे काम होगा। जैसे
जब छोटे मोटे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होते हैं तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे कोई मतलब नहीं होता है, आपने पैसा लगा दिया, अब जितना बढ़ेगा घटेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन रिलायंस क्या काम करेगी, इसमें आपका हिस्सेदारी बहुत कम होता है, ठीक है। इस बात का डिसीजन आपसे तब तक नहीं लिया जाता है जब तक आप बहुत बड़े शेयर होल्डर नहीं होते। तो वैसे कुछ डायरेक्टर थे जो कंपनी को मिले थे, वो 24 डायरेक्टर थे, ठीक है ना। 24 सदस्य थे डायरेक्टर में जो कंपनी को डिसाइड करवाते थे कि इसको क्या करनी है क्या नहीं। एक बार फिर से रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं 1773 वाली। देखिए, ये कंपनी को सरकारी हाथ में लेने के लिए आया था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, अलीनगर पुराना नाम था, 74 में होती है। एलेजा एम पे मुख्य न्यायाधीश, 3 सहायक न्यायाधीश थे, लिस्टर, चेस्टर और हेडे, ठीक है। गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला वॉरेन हेस्टिंग बने। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद मिली, प्रोप्राइटर्स और डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, ठीक है। ये 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट थी। इसके बाद इसके 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पे वहाँ का प्रधानमंत्री, कहाँ का, ब्रिटेन के, पिट्स थे। और एक्ट किसके लिए आ रहा था, इंडिया के लिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये वहाँ का प्रधानमंत्री का नाम था इसलिए, और ये 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया कि इतना करने के बाद भी कंपनी होश में नहीं आई थी। देखिए, एक बार अगर किसी को पैसे की लत लग गई तो वो कहाँ रुकने वाली है। उसको पता चला कि इंडिया के लोग ऐसे हैं जिन पर अगर हाथ पैर चलाएं तो ये दे ही देंगे हमें पैसे, तो भी कंपनी बाज नहीं आई थी। तब कंपनी पे द्वैध शासन ठोक दिया गया। अब ये द्वैध शासन हमने पहले ही समझा चुके हैं कि एक हाथ में पैसा और एक हाथ में कंट्रोल, मतलब प्रशासन। तो अब ये कंपनी पे ही ठोक दी। कौन ठोकी, ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स ने 1784 में। और साफ तौर पे कहा गया कि एक तो डायरेक्टर थे ही निदेशक, इसके अलावा एक अलग कमेटी की गठन की गई इंग्लैंड में ही, ठीक है ना, जिसको कंट्रोलर बोला गया, नियंत्रक बोला गया। अब नाम से ही काफ़ी है, कंट्रोलर। अब जो कंट्रोल करेगा तो लिखा हुआ थोड़े ना कि इसको कंट्रोल करेगा, डायरेक्टर को भी ये कंट्रोल करेगा। तो पावरफुल कौन थे, कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर का जो गठन हुआ तो इसमें ये तो राजनीतिक थे या सेना थे, वहाँ का ये तो संसद के लोग थे या तो वहाँ की सेना थी जिनके हाथ में ये पावर मिला था, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों लोग थे। तो नियंत्रक पावरफुल बना और इंग्लैंड में ही ये रहते थे, इंग्लैंड में ही गठन किया गया। तो कंपनी पे द्वैध शासन कब लगा, 1784 में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीधा पूछता है कंपनी पे द्वैध शासन कब लगा, 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या थी कि वॉरेन हेस्टिंग को भी, मतलब जो गवर्नर जनरल थे, उनको भी उतना ही पावर मिलता था जितना कार्यकारी सदस्य का और भी पावर था वोटिंग करने में। अगर सोच के देखिए, 3 कार्यकारी सदस्य एक तरफ हो जाते और वॉरेन हेस्टिंग और एक तरफ हो जाते तो 3-2 हो जाता, तो 3 वाला का कानून लागू हो जाता, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे हेस्टिंग को, मतलब जो मेन गवर्नर है, सोचिए अपने यहाँ एक विधायक जी और एक प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों की पावर को बराबर है, ऐसे ही कर दिया गया था। तो इस चीज़ को क्या किया गया, 1784 ईस्वी में थोड़ा सा सुधारा गया और कहा गया कि कार्यकारी परिषद में से एक लोग को हटा देते हैं। तो अब कितने लोग बचे, 3। तो कार्यकारी परिषद में 3 लोग बचे और एक गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, अब अगर इसका 2 सदस्य एक मुद्दे पे हैं और एक सदस्य अलग मुद्दा पे है, एक सदस्य हार रहा है और अगर जनरल गवर्नर उसकी तरफ वोटिंग कर देते हैं, मतलब 2-2 की बराबरी भी होती है, तो जिधर गवर्नर जनरल होंगे उनका पलड़ा भारी होगा और वो बातें पास हो जाएगी। अगर कोई मुद्दा है और कहना है कि ये कानून लागू होगा और एक पार्टी कह रहा है नहीं लागू होगा, अगर 2 कह रहे हैं पहले से कार्यकारी सदस्य में से कि लागू होगा और एक कह रहा है नहीं होगा, और अगर गवर्नर जनरल ने कह दिया कि नहीं होगा, तो 2-2 की बराबरी है। लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल का है नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है, इनका पलड़ा भारी, तो इनके शक्ति में इजाफा कर दिया गया, इतना हो गया, ओके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तीनों सदस्य एक तरफ हो जाते कि मतलब ये कानून लागू होना ही है, और वॉरेन हेस्टिंग या गवर्नर जनरल कहते कि नहीं लागू होना है, तो लागू हो जाता, क्योंकि 3 सदस्य एक तरफ थे, मतलब आप इनकी बातों को अब नहीं ठुकरा सकते थे। तो 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और वो जनरल गवर्नर की पद को छोड़ देते हैं, इसके ठीक अगले ही वर्ष में। ऐसे में वहाँ नया गवर्नर जनरल भेजने की जरूरत होती है 1786 में। तो कॉर्नवालिस को भेजा जाता है, तो कॉर्नवालिस आने के लिए तैयार नहीं होते। किस लिए कि यहाँ जो कार्यकारी परिषद है, अगर ये तीनों कोई डिसीजन ले लेता है तो हमें तो वो कानून लागू करना ही पड़ेगा। तो इसी चक्कर में कॉर्नवालिस के संबंध में एक कानून आता है जिसको वीटो पावर बोलते हैं, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है इसको जरा समझिए, कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया जाता है, सिंगल हैंडेड पावर होता है ये। अगर ये तीनों लोग हैं और इन तीनों ने किसी बात पे मोहर लगाई है कि हाँ ये काम करनी है और गवर्नर जनरल चाह रहा है कि नहीं करना है, तो इसके पास वीटो पावर है,
ये कह देगा नहीं करना है मतलब नहीं करना है, मतलब अपना वीटो पावर लगा दिया। तो एक वीटो पावर दे दिया गया और इफ एक्ट को, इफी का सुधार है थोड़ा सा, तो इसको फेटलमेंट एक्ट कहा गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट का फेटलमेंट एक्ट है या उसका संशोधन अधिनियम है, तो इसको फेटलमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम 1786 कहते हैं। देखिए अपना जो संविधान है इसमें अभी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, जैसे यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर था वैसे ही अभी हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। तो यहीं से वीटो पावर को उठाया गया। पूछेगा कि अपना संविधान में वीटो पावर कहाँ से लिया गया है, तो सीधा आंसर होता है फेटलमेंट या संशोधन अधिनियम 1786 से। या तो हमने क्या कहा था कि 1858 के पहले जो भी अधिनियम आता है उसको चार्टर एक्ट बोलते हैं, चार्टर अधिनियम। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से वीटो पावर लिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1786 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अगले बोर्ड पे। चार्टर एक्ट 1793, देखिए 1793 के बाद 1793 में जो हुआ वो कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ कि शुरुआत में जब कंपनी को यहाँ भेजा गया था 1600 में, जब कंपनी की स्थापना हुई थी, तब ये कहा गया था कि आप ही को केवल हम लाइसेंस दे रहे हैं। मतलब एकमात्र कंपनी थी इंग्लैंड की जिसको लाइसेंस दिया गया कि आप जाइए और इंडिया में व्यापार कीजिएगा, और उनको 15 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया गया था। बताए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो 15 वर्षों के लिए लाइसेंस दिया गया था। फिर कुछ दिन बाद 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 15 वर्ष जब पूरा हुआ तो इसे बढ़ाते गए। 1773 में भी ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, 1793 में भी ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि जो चार्टर एक्ट है ये हर 20 साल पे आता है। तो पिछला चार्टर एक्ट 1793 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, तो अगला पिछला चार्टर एक्ट 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, तो अगला चार्टर एक्ट 1793 में आया। अच्छा बीच का जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट और सेटलमेंट एक्ट, हो सकता है क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि वीटो पावर कब लाया गया, तो बोल दे चार्टर एक्ट 1786, लेकिन 1786 का चार्टर एक्ट नहीं था। अगर वो बोल देगा तो आंसर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो चार्टर एक्ट था नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा तो फिर इनमें से कोई नहीं मार देंगे। बाद में अगर वो चैलेंज करने के लिए बोले तो किया जा सकता है कि वो चार्टर एक्ट नहीं है, ठीक है, वो सेटलमेंट एक्ट है या संशोधन एक्ट है, संशोधन अधिनियम है, ठीक है ना। चार्टर एक्ट हर 20 साल पे आती थी, तो 1793 में वही 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ये तो कॉमन चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको अधिकार दे दिया गया कि मद्रास का और बम्बई का दोनों को पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। मतलब सीधा सीधी बात किया जाए तो मद्रास और बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि आप चाहें तो इन पर छापा मार सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही जैसे हायर अधिकारी जो होते हैं वो लोअर अधिकारी को चेक करने के लिए जाते हैं ना कि वो ड्यूटी पे है या नहीं है, किसी कर्मचारी को चेकिंग पर जाया जाता है ना, ऐसे ही ये चेक कर सकते थे बंगाल के जो जनरल गवर्नर थे मद्रास और बम्बई वाले को, ठीक है, ठीक है। ये 1793 का था। अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? 20 साल बाद। तो 1793 में जब 20 प्लस करेंगे तो 1813 में। तो अगला चार्टर एक्ट 1813 का आया। 1813 का चार्टर एक्ट में बोला गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है सिवाय चीन और चाय के। देखिए व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, मतलब प्रशासनिक एकाधिकार अभी भी था, अब बाद में एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन अब बाद में था प्रशासनिक को नहीं समाप्त किया गया। प्रशासन करना किसका काम था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। चाय और चीन, देखिए चाय और चीनी मत याद रखिएगा, चीनी ये नहीं है, ये चीन देश का नाम है, देश वाला चीन, चाइना। तो चाय पर से एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया, मतलब चाय का व्यापार अभी भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और चीन के साथ व्यापार भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और इंडिया में प्रशासन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। और इस तीन के अलावा अगर कोई और व्यापार करना हो, कपड़ा का व्यापार करना हो, गेहूं का व्यापार करना हो, चावल का करना हो, बारूद का करना हो, जिस चीज़ का भी करना हो, कोई भी कंपनी आकर कर सकती थी। छूट दे दी गई सभी कंपनी को। इसको मतलब एकाधिकार का मतलब होता है केवल इसी को अधिकार था कि आपके अलावा और कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन एकाधिकार समाप्त होने से और भी कंपनियां आ सकती है, पर जो भी कंपनियां आती वो चाय के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, चीन नहीं जा सकती थी, और प्रशासन नहीं संभाल सकती थी, ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख व्यय। अब देखिए ये शिक्षा पर 1 लाख व्यय कौन करती है? कंपनी को करने के लिए कहा गया कि आप शिक्षा पर 1 लाख का व्यय करेंगे भारत में। ये इसलिए नहीं कहा गया कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते थे, ये इसलिए कहा गया क्योंकि उनके कंपनी में जो काम करने वाले मजदूर थे या तो जो भी थोड़ा हायर पोस्ट के अधिकारी थे, उनकी ज़रूरत इंडिया से ही पड़ती थी, क्योंकि सबको वो इंग्लैंड से कितना लेकर आएगा।
और वो पढ़े लिखे यहाँ मिलते नहीं थे, या पढ़े लिखे मिलते भी थे तो अपना भाषा समझते थे। हमारे यहाँ उस वक्त सबसे प्रचलित भाषा कौन सी थी? फारसी, क्योंकि ये लोग जो भी थे वो लोग फारसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, जो भी यहाँ मुगल शासक थे तो फारसी भाषा का प्रचलन था। तो इन्होंने ही अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए कि अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो, देखिए, वो हमारी सत्ता में थे, वो यहाँ का प्रशासन संभाल रहे थे, तो उनको नहीं चेंज होना था हमारे अनुसार, वो हमें चेंज करना चाहते थे अपने अनुसार। तब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए, खास करके ये जो शिक्षा पर 1 लाख का व्यय हुआ, ये खास करके अंग्रेजी शिक्षा पे किया गया था। ठीक है ना। तो एकाधिकार को समाप्त किया गया, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से आंशिक एकाधिकार की समाप्ति की गई, शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया। और ईसाई मिशनरी, मिशनरी मतलब होता है प्रचार करने वाले, ठीक है ना, उसको मिशनरी बोलते हैं, किसी मिशन पे निकले हैं। तो ईसाई के धर्म प्रचारक को भारत में आने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, चाहे कंपनी हो चाहे धर्म हो, दोनों को खुली छूट कब मिली? 1813 में। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि इनकी बातों को समझ पाए कंपनी की या धर्म की, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का भी 1813 में ही प्रावधान आया। ठीक है, इसके 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1813 के बाद 1833 में। इसमें क्या किया गया, जो व्यापारिक एकाधिकार बचा हुआ था चाय पे और चीन के साथ, इस दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरा का पूरा एकाधिकार चला गया प्रशासनिक को छोड़ के, मतलब प्रशासन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही करना था। तो पूछा जाता है कि क्या प्रशासनिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया? नहीं, केवल व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, प्रशासनिक बचा रहा, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में कहता है 20 साल के लिए क्यों बढ़ाया जाता था? क्योंकि 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आने ही वाला है, तो देखेंगे तब क्या करना है। ठीक है, इसीलिए 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था। अच्छा, 1833 में कुछ बड़े बड़े कांड हो गए। 1833 में कहा गया कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नियुक्ति में भेदभाव समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमारा जो अभी का संविधान है, इसमें भाग 3 का अनुच्छेद नंबर 16 ये बात कहता है कि जाति, धर्म, वंश, इस सभी के आधार पर सरकारी नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बात है आर्टिकल 16 में लिखा हुआ, ये यहीं से लिया गया है। पूछेगा कि जाति, धर्म, वंश के आधार पर सरकारी नियुक्ति में भेदभाव किस चार्टर एक्ट के तहत लिया गया है, या अंग्रेजों के द्वारा पारित किस अधिनियम से प्रेरित है? तो 1833 का चार्टर एक्ट से प्रेरित है। ठीक है ना, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक और काम हुआ कि बंगाल के जनरल गवर्नर का नाम बदलकर भारत का जनरल गवर्नर कर दिया गया। देखिए, इससे 40 साल बाद पहले 1793 में क्या हुआ था कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल पर भी अधिकार किसको कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल का। तब कहा गया कि जब पूरा है ही अधिकार तो पूरा इंडिया में ही नाम रख दो, एक भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का जनरल गवर्नर कर दिया गया। और उस टाइम पे जो वहाँ के बंगाल के जो जनरल गवर्नर होंगे उन्हीं का नाम बदलकर भारत का जनरल गवर्नर हो गया। तो बंगाल के जनरल गवर्नर उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो या तो बंगाल का जनरल गवर्नर कहे अंतिम वाला, या तो पहला भारत का जनरल गवर्नर बात करें, वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनका कुछ अच्छाई भी था कुछ बुराई भी था, वो अभी समझेंगे बाद में। उसके अलावा इसमें एक और काम हुआ कि जो परिषद थी, देखिए किस परिषद की बात कर रहे हैं? कार्यकारी परिषद। जब 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें 4 सदस्य थे। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 84 में, तब उसमें 1 सदस्य की कमी कर दी गई थी, 3 सदस्य रह गए थे। लेकिन 1833 के एक्ट के तहत एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। ये टेम्पररी थे, मतलब ये अस्थायी थे। इनको भी देखना था कि इस पर क्या होता है नहीं होता है, बाद में देखेंगे अगला चार्टर एक्ट में। अभी तो हम इसको अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं। और जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया मेंबर था, उसका नाम मैकाले था, लॉर्ड मैकाले ऐसे नाम था। अब ये मैकाले को जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, ये अपना रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं तो रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा जाता है कि जो कंपनी है इसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, यहाँ जो अधिकारी लेवल की नियुक्ति हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और घूस वगैरह लिया जा रहा है। मतलब वो लीगल तरीके से नहीं हो रहा है, जिस कारण अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, अच्छे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नियुक्ति उनकी हो जा रही है जिनके पास पैसे वगैरह हैं। ऐसा रिपोर्ट मैकाले ने सबमिट किया। सीधा सीधी कहा कि अधिकारी की नियुक्ति में धांधलियाँ चल रही है। ठीक है, एक और बात हुई कि इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। देखिए, दास क्या होता है? जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं ना, एक बाइक को खरीद लिए, अब जब तक मन हुआ आप उसको चलाएं, तो ऐसे ही दास का बाजार लगता था। कोई गरीब फैमिली है, वो अपने बेटे को बेच देते थे। ठीक है, उसका बेटा को मान लेते हैं आप 10 लाख में खरीद लिए, तो जिंदगी भर उसको पकड़ कर काम करवाते रहते थे। ठीक है, और उसके बदले उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था। उसको क्या बोलते थे? दास प्रथा, दास था वो।
देखते होंगे रामायण महाभारत, अगर देखे होंगे ऐसा हिंदू धर्म पे प्रेरित है, तो उसमें जब देखिएगा तो दासी होते हैं, ठीक है, बोला जाता है, दुर्योधन बोलता है ना वो कि आज से द्रौपदी हमारी दासी बनकर रहेगी, हमारी रानियों की दासी बनकर रहेगी, इस टाइप से। तो दास शब्द का मतलब होता है कि आपका एक तरह का नौकर है और वो भी बिना पेमेंट वाला, ठीक है ना, और वो भी परमानेंट, मतलब लाइफ टाइम के लिए। तो इस प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 में। ऐसा ये बहुत अच्छा काम हुआ, आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा काम हुआ? तो इसका करने वाला का नाम क्यों नहीं पूछ सकता? और इस भी तो करने वाला का नाम था एलन बरो। उस टाइम पे जो भारत का जनरल गवर्नर थे उनका नाम एलन बरो था। कब? 1843 में। देखिए, हमने पहले भी कहा कि कोई भी अधिनियम जब पारित होता है तो तुरंत लागू नहीं हो पाता है। जैसे 1992 में संविधान संशोधन हुआ था ग्राम पंचायत के लिए, तो वो लागू 1993 में हो पाया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के लिए, 1774 में लागू हो पाया। वैसे ही 1833 में अधिनियम आया कि दास प्रथा को खत्म करना है, तो 10 साल बाद 1843 में लागू हो पाया एलन बरो की मदद से, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक और महान काम है जो पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, इन्हीं दोनों के सहयोग से सती प्रथा पे रोक लगाया गया 1829 में। देखिए, सती प्रथा बहुत गलत चीज़ थी। इसमें क्या था कि किसी भी औरत का अगर पति डेथ कर जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक तरीके से, आकस्मिक हो या नेचुरल हो मायने नहीं रखता है, अगर पत्नी जीवित है और पति का मृत्यु हो गया है तो पत्नी को भी उसके साथ ही चिता पे जला दिया जाता था। ये सीधा तौर पे हिंदू धर्म से प्रेरित था, ठीक है ना। पत्नी को भी साथ में चिता पे रखकर जला दिया जाता था। इसका सफायत ये देते थे वो धार्मिक रूप से कि जैसे पत्नी को घर में लाया ही इसलिए जाता कि वो घर का पर्दा बनकर रहेगी, किसी और मर्दों को नहीं देखेगी और वो अपना पति का सेवा करेगी। अब उसका हस्बैंड ही नहीं रहा तो वो सेवा किसका करेगी, है ना। ऐसा सफायत दिया जाता था, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ ही जाएगी और वहाँ जाकर सेवा करेगी। अच्छा, पत्नी जब पहले मरती थी तब कोई सती प्रथा या फता प्रथा जैसा चीज़ नहीं होता था, उसमें भी होना चाहिए। ऐसे सती प्रथा है तो ऐसे फता प्रथा होता। उसमें क्या किया जाना चाहिए था कि पति को भी साथ में जला देता कि साथ में जाएगा वहीं सेवा करेगी, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता था, सती प्रथा था। इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी चला था, बहुत मुश्किल से ये हटाया गया था सती प्रथा को। क्योंकि देखिए, धर्म के खिलाफ आप जब भी लड़ने जाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा काम हो जाता है। ऐसे ही ये धर्म के खिलाफ एक तरह से लड़ाई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मान्यताएं थे और मान्यता पर कोई भी आदमी लड़ने के लिए पहले तैयार होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था। तो पूछता है कि सती प्रथा की अंत कब हुई? 1829 में। रोक किसने लगाया? उस टाइम पे जनरल गवर्नर कौन थे? तो ये बेंटिक। इस टाइम पे ये बंगाल के जनरल गवर्नर थे, ठीक है ना, जब रोक लगाई गई, ठीक है। और एलन बरो वो जनरल गवर्नर थे भारत के जिन्होंने दास प्रथा के समापन किया, ठीक है। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853। और आपको जहां तक याद होगा तो ये अंतिम चार्टर एक्ट है, क्योंकि उसके बाद 1858 का एक्ट आता है। और 1858 का एक्ट जो होता है वो भारत शासन अधिनियम होता है। आखिरी चार्टर एक्ट है 1853 का, जो कि विद्रोह से पहले आया था। अब देखिए, 1833 में जो विधि सदस्य को जोड़ा गया था उसने रिपोर्ट दिया था कि यहाँ जो अधिकारी का चयन हो रहा है, जो नियुक्ति हो रहा है, उसमें धांधली हो रही है। तो पहला बात इस एक्ट में कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। ये जो अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत है ये 1853 में होती है। दोनों दो बात है। देखिए, कार्नवालिस कब आए थे यहाँ? 1786 में। कहा जाता है कि सिविल सर्विस के जनक कौन है? कार्नवालिस। और ये अधिकारी मतलब सीधा सीधा उन्हीं से प्रेरित है बातें, ठीक है ना, सिविल सर्विस से ही प्रेरित है। हालांकि उस पोस्ट के और भी मेंबर थे, इसीलिए उनको अधिकारी लिख दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रेरित सिविल सर्विस वालों से था। तो सिविल सर्विस के जनक कौन है? कार्नवालिस, जो कि बहुत पहले थे, लेकिन उस टाइम एग्जाम की व्यवस्था नहीं की गई थी। पर उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किसने लाया? तो 1853 में आया। 1853 का चार्टर एक्ट से प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान आया, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को याद कीजिए, 1773 ईस्वी में एक प्रोपराइटर फॉर ए डायरेक्टर का गठन किया गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे, वहां से 6 मेंबर को घटाकर 18 कर दिया गया। फुचीफू घटाया क्यों गया होगा? क्योंकि ये पावर अधिकारियों को दिया गया कि कंपनी को थोड़ा आप भी मैनेज कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ उठपुटांग चल रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो 6 सदस्य घटाए गए, ये अधिकारियों को थोड़ा पावर दे दिया गया था। और ये बहुत अच्छा बात था। अंग्रेजों को लगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा धांधली चल रहा है, परीक्षा लेकर करेंगे। और ये बात बताया कौन था? विधि सदस्य। तो कहा विधि सदस्य जो है वो आज से पूर्णकालिक सदस्य बन जाएगा। तो देखिए, 1853 में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 1833 का जो एक रिपोर्ट आया विधि सदस्य का, उसी से 2 बात प्रेरित है। एक तो उस रिपोर्ट का पालन किया गया कि अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगा, और दूसरा उस विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया।
अब ये जो अधिकारी बना तो इनको कुछ फाफन देना था, तो डायरेक्टर से 6 को आदमी को हटा दिया और उसी को अधिकारी वाले को उसका फाफन पर फाफन दे दिया गया। ठीक है, आइए पूरा को रिवीजन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने पिछला बोर्ड पे जो पढ़ा था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में स्थापना होती है, इलिजाम पे मुख्य न्यायाधीश, खत्म। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आती है, उसमें जो कार्यकारी सदस्य में 4 मेंबर थे उसको घटाकर 3 कर दिया जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। 6 मेंबर होते हैं, उसमें ब्रिटेन में ही रहता है, राजनीतिक ये सेना उसमें रहते हैं, खत्म। उसके बाद में सेटलमेंट एक्ट आता है या अमेंडमेंट मतलब संशोधन एक्ट आता है 1786 का कार्नवालिस के लिए वेटो पावर, खत्म। चार्टर एक्ट 1793 आता है, 1793 में कंपनी का एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिया जाता है कि वो मद्रास और बम्बई का पर्यवेक्षण कर सके। ये 1793 में होता है, ठीक है। 1813 में एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है, प्रशासनिक बचा रहता है, चाय बचा रहता है और चीन बचा रहता है। शिक्षा पर 1 लाख खर्च, ईसाई मिशनरी को छूट। 1833 का अगर बात करेंगे तो एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, व्यापारिक वाला, प्रशासनिक वाला बचा रहता है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाती है, एक विधि सदस्य को शामिल किया जाता है। बंगाल का जनरल गवर्नर का नाम बदलकर भारत का जनरल गवर्नर कर दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहते हैं। इसी में दास प्रथा के अंत की बात कही गई थी, लेकिन 10 वर्ष बाद अंत होता है एलन ब्रो की मदद से। सती प्रथा के अंत में बेंटिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं, ये अंतिम चार्टर एक्ट होता है जो कि विद्रोह से पहले आता है, 1857 का विद्रोह से पहले का ये है। अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो कि विधि सदस्य रिपोर्ट देते हैं मैकाले के रूप में इसको, और विधि सदस्य को यहाँ पूर्ण दर्जा दे दिया जाता है। और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 मेंबर थे उसको घटाकर 18 मेंबर कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको कॉपी पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और इससे आगे जो भारत शासन अधिनियम है उसको अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो भी अगर ये सारे कुछ अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।